ऑलराइट, सो वी वर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ओके, तो हुआ क्या था उस टाइम पे, हमारे जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, वाज $1 बिलियन ओनली। यानी इंडिया के पास सिर्फ $1 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फिर बाकी कंट्रियों के जो करेंसीज है उतनी थी। एंड व्हाट वर आर इम्पोर्ट्स? सो आर इम्पोर्ट्स वर $12 बिलियन. So if I talk about for an year, so that is $1 billion per month का imports था, which means that our entire foreign exchange reserves will be exhausted in our imports of a month itself. So when I look at the data, I recheck it and reread it because uh, इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है इस डेटा के अंदर। और फिर इसके आगे सुनो, to $1 million including all the, मतलब the total foreign exchange reserves were $1 million, $1 billion including all the special drawing rights, bonds of the foreign country, everything inclusive, right? Imports were $12 billion and per month import were $1 billion. फिर उसके बाद हमारे जो शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स थे, शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स क्या होते हैं, जो हमें एक साल के अंदर देने होते हैं, देवर $1.45 बिलियन. मतलब हमारा जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स देने में ही एग्जॉस्ट हो जाए, उसमें भी हमारा कम पड़ जाए, ठीक है. सो ऑल द लेंडर्स वर पैनिकिंग नाइन, ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव हैड अ क्राइसिस. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान को अगर हार्ट अटैक आने वाला होता है तो एकदम से नहीं आता, बहुत सारे सिम्टम्स दिखा के आता है. सो पहले भी बहुत बार आ चुका है इंडिया को हार्ट अटैक. सो वी हैव हैड from 1958 to 1991 we have had crisis 13 times and this was the 14th time that India was facing a crisis. तो फिर अभी ये वाला जो क्राइसिस है वो इतना ज़्यादा बड़ा और मैसिव कैसे है कि हमें सिर्फ एक ही याद है. सो वॉट यूज टू हैपन वॉज, ध्यान से याद रखना, ये जो टाइम लाइन है 1958 टू 1991, इस टाइम पे वर्ल्ड में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर. द आंसर इज कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर चल रहा था. अब कोल्ड वॉर अगर चल रहा है तो उस टाइम पे देर वर टू बाईपोलर वर्ल्ड था, देर वर टू सुपर पावर्स, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर. ठीक है, दो सुपर पावर हमारे पास थी. अब होता क्या था उस टाइम पे, जब हम लोन्स मांगते थे WTO से, IMF से, तो मतलब तुम्हें पता है कि IMF एंड WTO में जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी थी. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इमिडिएटली जो पावरफुल कंट्रीज़ है उनकी, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, US, USSR, राइट. तो जब भी हम उनसे लोन मांगते थे तो हमें बहुत ईजिली लोन सैक्शन हो जाते थे WTO से या IMF से. क्यों? मतलब WTO तो नहीं पर वर्ल्ड बैंक से. एंड वाई वॉज इट? बिकॉज हमें क्या बोलते हैं, देयर वर टू कंट्रीज एंड US वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग इंडिया, राइट. कि अगर वो हमें लोन नहीं देगा तो हम USSR के पास चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, राइट. एक सेकेंड. हाँ, हम USSR के पास चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे. तो फिर इसकी वजह से वी यूज टू गेट लोन्स वेरी easily. बट दिस टाइम इन 1991 USSR got disintegrated and there was a unipolar world which was established and US was the only superpower. So now US has zero of he wasn't scared of anything, right? Okay. सो अब क्या हुआ कि हमें पहले तो बहुत इजीली लोन मिल जाता था, लेकिन अभी लोन देने के लिए IMF ने कंडीशंस लगाए कि आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा. नो, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रिफॉर्मिंग? सो हमें अपनी जो भी मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई करके हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ व्हाट अ रिफॉर्म इज़, राइट. ओके. अब क्राइसिस के रीजंस क्या थे? BOP तो डेफिसिट था, पर BOP डेफिसिट क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये ठीक से समझते हैं. तो फर्स्ट था मैसिव फिस्कल डेफिसिट. मैसिव मतलब कितना? तो सेंटर में अगर बात करें तो 8.4% ऑफ GDP का 8.4% हमारा सिर्फ बोरिंग. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ बोरिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब सॉरी, बोरिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री. आई एम सो सॉरी, हमारे से थोड़ी लेंगे बोरिंग्स, है ना. तो हम सेंटर से 8.4% पूरी GDP का, इंडिया की GDP मैसिव है, उतना हम बोरो कर लेते हैं. और जो स्टेट्स हैं हमारे, उनकी कितनी थी? हम 4.2% उनके GDP का वो उतना बोरो करते थे, विच इज़ वेरी लार्ज, है ना. अब ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा तो क्या होगा? मतलब इसका मतलब है कि हम अपनी कंट्री में हमारे जितने रिजर्व्स है उससे ज़्यादा हम बोरोइंग कर रहे हैं, है ना. तो उससे क्या होगा?
उससे ये होगा कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, वो कम हो जाएगा, है ना। क्राउडिंग आउट होने लगेगा, यानी इन्वेस्टर्स विल पैनिक एंड दे विल विड्रॉ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, कि इस कंट्री की तो कंट्री स्टेबल नहीं लग रही है, तो फिर इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो डिफ्लेशन थी, क्राउडिंग आउट हो रहा था, इसको रोकने के लिए उसने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, है ना। जिसकी वजह से, अगर आपको पता है ना, ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दैट वी हैव स्टडीड। तो अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे तो ईडी एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। अगर आप जैसे कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ब्रिजेस पे, रोड्स पे, स्कूलों पे, हॉस्पिटल पे खर्चा करोगे, तो फिर उससे क्या होगा, जो डिमांड है लोगों के अंदर वो बढ़ेगी। ज़्यादा स्कूल बनेंगे तो लोग ज़्यादा स्कूल में जाना चाहेंगे, राइट। ज़्यादा रोड बनेगी तो ज़्यादा कंपनीज आएगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो डिमांड क्या है, ज़्यादा बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन हुआ तो कितना हुआ, तो अगर हम इन्फ्लेशन मेजरमेंट इंडिकेटर की बात करें, तो रूरल इन्फ्लेशन जो होता है, हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम देख रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जाना स्टैटिस्टिक्स में होता है, जिसमें हम जो बेसिक कमोडिटी बास्केट है उसको लेके देखते हैं कि अभी में और बाद में कितना प्राइसेस में डिफरेंस है, लेकिन हम उसका रियल देखते हैं डिफरेंस। कैसे देखते हैं हम, इन्फ्लेशन को हटा के, राइट, जीडीपी चेक करते हैं। तो इन्फ्लेशन कितना था, हमने एग्रीकल्चरल लेबरर का देखा, तो 8.5% था रूरल इन्फ्लेशन। और अर्बन इन्फ्लेशन की बात करें तो हम इंडस्ट्रियल वर्कर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को चेक करते हैं, तो इट वाज अबव 10% इन 1991, विच इज़ ह्यूज, मैसिव इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर था। इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो पुअर फूड मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन था। तो अब फूड साइकिल क्या होती है, जैसे फार्मर है फॉर एग्जांपल, वो टमाटर बेचता है, तो टमाटर ट्रेडर के पास जाते हैं, फिर ट्रेडर से मिडिल मैन के पास जाते हैं, मिडिल मैन जो है फिर वहाँ से प्रोसेस होने के लिए, पैकेज होने के लिए उन सेंटर्स पे जाते हैं। तो इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये इन सब चीज़ों को हैंडल करती थी, ठीक है। मैं आज ही सब कंफर्म करके आऊँगी, जो भी सारा मिसिंग डेटा है आई विल अपलोड इट, राइट। तो ये जो सेंटर्स थे, ये सप्लाई चेन को हैंडल करते थे। इंडिया के अंदर एक कॉरपोरेशन था जो इन सारी पूरी सप्लाई चेन को हैंडल करता था, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, इन सबको। एंड ही डिड हिज जॉब टेरेबली, ही वॉज मिजरेबल एट द जॉब, द पर्सन या फिर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जो मतलब मान लो जो फार्मर है वो 5 रुपये में टमाटर बेच रहे हैं और जो लोग हैं वो 50 रुपये में खरीद रहे हैं। सो देयर वाज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस of what farmers used to get and what the consumers used to give, right। फर्स्ट सेकंड, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग होती थी बहुत इजीली फूड की। अब आपको पता है, आपने तारक मेहता देखा होगा, उसके अंदर अगर आप प्याज को स्टोर कर लोगे, है ना, तो मार्केट में क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी और फिर आप रिलीज़ करोगे। सो दिस इज़ इलीगल, सो दिस यूज टू हैपन। फिर जो राशन शॉप से देवर इन बैड कंडीशन, यानी जो फूड वहाँ पे डिलीवर होता था वो बहुत ख़राब होता था, ठीक से होता ही नहीं था डिलीवर, तो राशन शॉप्स वर ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव देयर, राइट। एंड देयर वॉज नो एफर्ट मेड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इंडिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था। तो मान लो कि कोई भी चीज़ बन रही है वो बहुत महंगी बन रही है और बहुत ख़राब क्वालिटी की बन रही है, ऑलराइट, ठीक है। इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग थी वो भी बहुत पुअर थी उस टाइम पे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम बोलते हैं कि इंडिया में जो लैंड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा जो लैंड प्राइसेस है वो दिल्ली में है या मुंबई में है ऑफ इंडिया, राइट। सो डू वी हैव दिस मच शॉर्टेज ऑफ लैंड? येस इंडीड वी हैव हाई पॉपुलेशन, बट ये जो लैंड स्केर्सिटी एंड हाई प्राइसेस है ये एक्चुअल में नहीं है इंडिया में, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। किसने क्रिएट किए? जो लग्जरी हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ है, ग्रुप्स हैं, उनने क्रिएट किए। अब कैसे किए? इंडिया में भी हम ना वर्टिकल ग्रोथ नहीं करते। वर्टिकल ग्रोथ यानी मल्टी स्टोरी हाउसेज इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, स्काई स्क्रेपर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 मेट्रोपोलिटन सिटीज़, राइट। सो there was a Jean-Jacques Lafleur, he was a French economist, and in 1980s उन्होंने कहा था जो गवर्नमेंट है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को चूज़ करते हैं ओवर स्मॉलर वंस। वाई? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा करप्शन का मार्जिन होगा डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में और ऐसी इकोनॉमीज़ में, है ना। और सेम इंडिया में हुआ, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाउसिंग का। तो जो अगर हमें पीएम आवास योजना की बात करूँ तो उसको हटा दो, लेकिन अगर मैं लग्जरी हाउसिंग की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में, गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा है ना। ओके, बहुत ज़्यादा है। हम अच्छे से समझेंगे बहुत ज़्यादा कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे कि वी हैव
एक जो हाउस है उसको बनाने में इट टेक्स अस लेट्स से